नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार होम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम वर्ग दसम की प्रथम अध्याय फिजिक्स का यानी भौतिकी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस शानदार लेसन को शानदार तरीके से आगाज करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश क्या होती है। हम इस प्रकाश के बारे में अब हम समझते हैं प्रकाश क्या होता है। तो देखें, प्रकाश एक ऊर्जा है जो देखने के कार्य आता है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। जिस प्रकार से ऊर्जा कई रूप में होती है, उसी तरह प्रकाश के रूप में भी ऊर्जा होती है। जैसे आप कहते होंगे ताप ऊर्जा है, तो इसी प्रकार प्रकाश जो है यानी ऊर्जा जो है वो कई रूप में होती है। तो उसमें से एक प्रकाश के रूप में भी ऊर्जा होती है। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है जो देखने के कार्य आता है। अब हम समझेंगे प्रकाश का स्रोत क्या सब है। स्रोत का मतलब आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए हम दूध का सेवन करते हैं तो उसका स्रोत हमें है भैंस, गाय, ये सब चीज पालते हैं जिनसे हमें दूध की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम प्रकाश की स्रोत की बात करें तो प्रकाश जिस चीज से प्राप्त होती है उसे ही हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। तो प्रकाश किस किस चीज से प्राप्त होती है ये आप भी जानते होंगे कि किस किस चीज से प्रकाश यानी रोशनी की प्राप्ति होती है। तो वो हो गया आपको टॉर्च हो गया, लाइट हो गया, या बल्ब हो गया, या सूरज हो गया, या तारे हो गया, या जुगनू हो गया, या लालटेन हो गया। इन सारी चीज से हमें क्या प्राप्ति होती है? प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो ये प्रकाश स्रोत जो है वो दो प्रकार से बांटा गया है। इन प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? दो प्रकार से बांटा गया है। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और एक बांटा गया है कृत्रिम प्रकाश स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है और कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है और कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है। तो चलिए हम अब बारी बारी से जानते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है और कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है। तो सबसे पहले हम जाने प्रकाश एक ऊर्जा है जो देखने के कार्य आता है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। जिस प्रकार से कोई काम करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार अगर देखने का काम करते हैं हम किसी चीज को देखने के लिए या देखते हैं तो वो भी काम है। उस काम को करने के लिए कौन सी ऊर्जा होनी चाहिए? प्रकाश ऊर्जा होनी चाहिए। जिस प्रकार आप देखते होंगे कि रात के समय हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस समय प्रकाश ऊर्जा नहीं होती है जिसके कारण हमें रात के समय दिखाई नहीं देता है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है और कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है। अगर आप इन चीजों को नहीं लिखे हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम आगे मेरे प्यारे छात्रों अब समझते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत यानी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। तो हम समझते हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कहने का मतलब ईश्वर के द्वारा। ईश्वर किसको कहते हैं? यानी आप लोग भी जानते होंगे गॉड को यानी भगवान को क्या कहते हैं? ईश्वर कहते हैं। ऐसा चीज जो हमने नहीं बनाया, नहीं आपने बनाया, तो वैसे प्रकाश स्रोत को हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रकाश स्रोत। प्रदत्त का मतलब दिया हुआ। यहाँ देखिए लिखे हैं ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रकाश स्रोत, यानी प्रदत्त का मतलब दिया हुआ, यानी ईश्वर के द्वारा जो दिया हुआ प्रकाश स्रोत है उसे ही हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। आप भी जानते होंगे कि ऐसा कौन कौन सा वस्तु है जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तो आप जानते हैं सूर्य ना ही हमने बनाया है, ना ही किसी वैज्ञानिक ने बनाया है, ना ही आपने बनाया है। तो ऐसी ये सूर्य किसने बनाया है? गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है। तो वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। उसके बाद तारा भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। जुगनू ये भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो जाएगा। जुगनू का मतलब आप समझते होंगे जुगनू किसको कहते हैं? यानी गर्मी के मौसम में देखिएगा एक
जीव जो है उड़ता है और वो उसके शरीर में बल्ब के जैसे लगा हुआ रहता है कि वो जलते रहता है, थोड़ा बहुत उससे रोशनी होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जुगनू कहते हैं। तो ये सारा हमको कहलाएगा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। चलिए अब हम समझते हैं कि कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है। तो वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो, मानव का मतलब उसमें वैज्ञानिक भी आ सकता है या हम लोग भी आ सकते हैं। तो वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो, यानी मानव ने जिसको बनाया है, वैसे भी कुछ प्रकाश स्रोत है जिससे हमें रोशनी होती है, यानी प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस प्रकार देखें तो लालटेन भगवान के द्वारा तो दी हुई नहीं है कि ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा, तो इसे हम कहेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे हो गया मोमबत्ती, ये भी हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। बल्ब हो गया, वो भी हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। टॉर्च हो गया, ये भी हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत इत्यादि। तो हम जानते हैं कि प्रकाश स्रोत यानी जिन चीज से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे ही हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये प्रकाश स्रोत दो प्रकार की होती है, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत यानी उसी को कहते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत, एक होती है ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त प्रकाश स्रोत होती है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं कि प्रकाश की किरण क्या होती है। तो अगर आप लोग ये नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसी तरह अगर के वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसमें हम पूरी जड़ से, जिस तरह जड़ से कहा जाता है कि किसी चीज को मजबूत करना, तो उसी तरह हम जड़ से आपका फिजिक्स को मजबूत कर देंगे। आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, इस तरह के प्रत्येक वीडियो को आप देखें। आपको लेवल कितना भी फिजिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में नीचे क्यों नहीं हो, आपको हम यहाँ तक हाई लेवल तक, जहाँ तक हम आप हैं वहां तक हम आपको सारी नॉलेज यहाँ से इस चैनल के द्वारा। प्यारे विद्यार्थी, अब हम समझते हैं दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड यानी ल्यूमिनियस बॉडी। अंग्रेजी में कहते हैं ल्यूमिनियस बॉडी, यानी क्या होता है दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड, जिसे हम ल्यूमिनियस बॉडी कहते हैं। तो वह वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। वो वस्तु जिनसे प्रकाश क्या होती है, उत्सर्जित होती है। जिस प्रकार आप कहते हैं जलता हुआ बल्ब, बंद है बल्ब तो वह दीप्त पिंड नहीं कहलाएगा। जलता है जो बल्ब उसको हम दीप्त पिंड कह सकते हैं। जैसे सूरज हो गया, तारे हो गया, तो ये सारी वस्तुएं को हम दीप्त पिंड कहते हैं। एक होता है अदीप्त पिंड या अप्रदीप्त पिंड, यानी नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। यानी बॉडी का मतलब हुआ वस्तु, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस बॉडी। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कुर्सी, बेंच, टेबल, अगर आप अंधेरे में हैं यानी रात के समय किसी रूम में हैं तो क्या आप उसमें देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। जब तक आपकी बल्ब नहीं जल रही है तब तक आप वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपके रूम में जो वस्तु रखी हुई है वो नॉन ल्यूमिनियस बॉडी रखी हुई है। अगर नॉन ल्यूमिनियस बॉडी कहने का मतलब बेंच, टेबल, कुर्सी है भी तो उनसे आपको रोशनी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसे हम अदीप्त पिंड या अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। वो ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। और प्रदीप्त पिंड वो होता है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी प्रकाश बाहर आता है। तो प्रकाश उत्सर्जित होने का मतलब क्या समझे दोस्त? तो जिन वस्तु से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, यानी प्रकाश क्या होती है, उनसे बाहर आती है, उन्हें ही हम कहते हैं दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड, या उन्हीं को दीप्तिमान पिंड भी कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाए तो उसे ल्यूमिनियस बॉडी कहा जाता है। तो आगे देखिए, अप्रदीप्त पिंड या
अदीप्त पिंड क्या होता है, यानी नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, यानी वे वैसे वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, यानी जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस बॉडी, यानी अप्रदीप्त पिंड, यानी जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जैसे बेंच हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, इन सारी वस्तु से प्रकाश निकलता है दोस्त। अगर नहीं निकलता है तो ये अप्रदीप्त वस्तु हुआ। तो अगर आप लिख लिए हैं तो कोई बात नहीं, अगर जो नहीं लिखे हैं तो हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे हम अगला टॉपिक हम बताने जा रहे हैं किरण के बारे में। अब समझते हैं प्यारे दोस्त, प्रकाश किरण यानी रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो एक सरल रेखीय पथ पर गतिशील प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कह रहे हैं कि एक सरल रेखीय पथ पर, यानी एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में जब प्रकाश गमन करती है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। जिस प्रकार आप कभी धूप आने के बाद भी सुबह के समय अगर रूम में सोए हुए हैं तो आप खिड़की और या दीवार में कहीं छोटा सा छिद्र होगा तो देखते होंगे कि उस छिद्र से होके एक रेखा निकलती हुई, प्रकाश की क्या होती है, एक सीधी रेखा निकलती हुई सामने की वस्तु पर जाता है तो आपको दिखाई देगा कि एक लाइन खींची हुई है। उसी को ही हम प्रकाश का किरण कहते हैं। यानी जब प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर गतिशील हो तो वैसी प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो इसे रेखाखंड के ऊपर तीर के निशान से सूचित करते हैं। यानी किसी रेखाखंड का आप जानते होंगे, रेखा गणित में आप रेखाखंड को जानते होंगे, जिसको अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहा जाता है। यानी किसी रेखाखंड के ऊपर अगर हम तीर का निशान दे दें तो उसे ही हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जिस प्रकार PQ एक रेखाखंड है जिसपे P के तरफ क्या है, जहां से जिस चीज से प्रकाश निकलती है उसको क्या कहते हैं हम, प्रकाश स्रोत। यानी P के स्थान पर प्रकाश स्रोत है और Q तक क्या जाती है, उसकी प्रकाश पहुंचती है। तो यानी PQ क्या हो जाएगा, P से Q की और क्या है, प्रकाश की ये किरण हो गया। इसी प्रकार AB है एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड, जहां B के तरफ प्रकाश स्रोत है और इधर से प्रकाश किधर की ओर, A की ओर आ रही है, तो इसे AB पर हम तीर के निशान से सूचित कर सकते हैं। तो हम समझे प्रकाश की किरण क्या होती है, यानी रे ऑफ लाइट क्या होती है। अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम साइड हो जाते हैं, ले लीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे हमको अब पढ़ना है कि प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं, यानी प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं या किरण पुंज क्या है। आइए प्यारे दोस्त, अब हम समझते हैं कि किरण पुंज यानी बीम ऑफ रे क्या होता है। बीम ऑफ रे, इससे पहले हम समझे कि किरण किसे कहते हैं। तो बताए कि सरल रेखीय पथ पर यानी एक सीधी लाइन पर अगर प्रकाश गमन करता है तो उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब हमें समझना है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। यानी जब ढेर सारी किरणें अगर गुजरेगी तो उन किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। यानी कई सारे जब किरणें एक साथ गुजरेगी तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश की कई सारे किरण जब गुजरेगी तो उसे हम कहते हैं किरण पुंज, यानी उसे किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरणें के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में जो दिया गया है, कई सारे किरण एक साथ हम गुजार दिए हैं। तो ये जब किरण, कई सारा किरण जब एक साथ गुजरेगी तो उसे ही हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम, एक होता अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम, यह एक होता समानांतर किरण पुंज, उसी का अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं पैरेलल बीम।
तो हम जानेंगे कि अब बारी बारी से हम जानेंगे अपसारी किरण पुंज क्या है, अभिसारी किरण पुंज क्या है और समानांतर किरण पुंज क्या है। तो अभी हम पहले इससे पीछे हम पढ़े कि रेखा यानी क्या कहते हैं उनको, किरण किसे कहते हैं। अब किरण का डेफिनेशन पढ़े, जब कोई प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गतिशील हो तो उसे हम कहते हैं किरण। और किरण पुंज किसे कहते हैं, जब सरल रेखा या पथ पर जो गतिशील किरण है उनकी संख्या अनेक हो जाए, यानी कई सारे किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और अब हम किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। यानी कौन कौन, एक होता है आपको हो गया पहला किरण पुंज अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। अब बारी बारी से इस तीनों को पढ़ते हैं। तो आइए हम अब सही, अगर आप लोग लिख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बगल हो जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे हम अब बताने जा रहे हैं कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। आपको पूरे तसल्ली के साथ, जिस तरह आप लोग ऑफलाइन क्लास में जाके क्लास में बैठ के हर पॉइंट को डिटेल में पढ़ते हैं, उसी तरह हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ाए हैं 10th की प्रकाश चैप्टर को। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के और सारी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है, अब हम जानेंगे अपसारी किरण पुंज के बारे में। हम जानते हैं प्यारे दोस्त, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अंग्रेजी होती है डाइवर्जिंग बीम क्या कहलाता है, यानी डाइवर्जिंग बीम किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है तो वह अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है। फैलती हुई प्रतीत होने का मतलब है कि एक बिंदु स्रोत से निकला और चारों तरफ बिखरता हुआ यानी फैलता हुआ प्रतीत होता है या फैलता है, तो उसे हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु स्रोत से निकलकर, बिंदु स्रोत कहने का मतलब जिससे प्रकाश निकलता है, जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, सूर्य हो गया, उनसे प्रकाश निकलकर, ऐसा थोड़ा है कि टॉर्च से प्रकाश निकलता है सिर्फ फॉक्स की तरफ जाता नहीं, वो चारों तरफ फैलता हुआ जाता है। अगर वो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता है तो उसे ही हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। आप देखे होंगे टॉर्च में कि एक टॉर्च जब हम जलाते हैं तो सीधा फॉक्स नहीं जाता, चारों तरफ भी कुछ रोशनी बढ़ती है, यानी वो चारों तरफ यानी उसकी रोशनी फैलती है। यानी एक बिंदु स्रोत एक बल्ब होता है और उनसे निकलकर रोशनी क्या होती है, चारों तरफ फैलती हुई प्रतीत होती है, तब उसे क्या कहते हैं हम दोस्त, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, यानी डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। यानी इसका देखिए किस तरह से, यहाँ मान लीजिए कोई बल्ब है या कोई वस्तु है जिससे प्रकाश निकलता है और इससे प्रकाश निकल के चारों तरफ अगर फैलता हुआ प्रतीत होता है, यानी फैलती है, निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है, तो वह क्या कहलाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। इसी प्रकार अब हम समझेंगे अभिसारी किरण पुंज। अगर लिखे हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखे हैं जो दोस्त तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे अब हम समझते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अब समझते हैं अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। अनंत से आती प्रकाश जब एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी अनंत से जब प्रकाश किरण आकर के एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, एक फिक्स पॉइंट पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज में देखें हम, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती थी, और यहाँ हम देखेंगे
कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी एक बिंदु स्रोत पर अभिसारित होता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम, अनंत से आती हुई प्रकाश जब एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस प्रकार आप फिगर में देख सकते हैं कि अनंत से कई सारे प्रकाश की किरण आकर के एक फिक्स बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो इसे ही हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी अभिसारी लेंस से एकत्रित करना, यानी अभिसारी लेंस से किरण को जब हम एकत्रित करते हैं तो उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जिस प्रकार आप लोग के ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस आता होगा और उस लेंस को आप कभी धूप में रख के देखे होंगे तो धूप में जब उस लेंस को आप रखते थे तो इस पर जो इधर से प्रकाश की किरण पड़ता था इस लेंस पर, वो सारी प्रकाश की किरण एक मिनट, जब आप लेंस को क्या करते थे धूप में रखते तो इस पे आने वाली सभी प्रकाश की किरण एकत्रित होकर के किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है और वहां क्या हो जाता था, आग उत्पन्न हो जाता था। तो यहाँ जो ये क्रिया होती है इसे ही कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। यानी जब अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी लेंस द्वारा एकत्रित करना, यानी किरण को जब एकत्रित करते हैं तो उसे ही हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अब हमें समझना है कि समानांतर किरण पुंज क्या है। तो चलिए आगे, अगर लिख लिए हैं तो कोई बात ना, अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हमें प्यारे दोस्त समझना है कि समानांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम क्या होता है। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज पढ़े जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तब अपसारी किरण पुंज पढ़े कि जब अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत पर मिलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि समानांतर किरण पुंज क्या होता है। तो ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरणें के बीच की दूरी हमेशा नियत हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या होता है? ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरण के बीच की दूरी हमेशा नियत होता है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्रत्येक दो किरण की जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा, बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा नियत होता है, बराबर होता है। तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरण के बीच की दूरी हमेशा नियत हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं कि समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रत्येक किरण जो है उनके बीच की दूरी क्या है? समान है, इसीलिए इसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए दोस्त, मैं अब एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ जो करीब करीब हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है, या तो फर्स्ट शिफ्ट में या सेकंड शिफ्ट में हर वर्ष ये टॉपिक एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आज आप लोग पढ़िए और इसको हम इस तरह से आपके दिमाग में सेट कर देंगे कि पुनः आप इस परिभाषा को कभी नहीं भूल सकते हैं। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको इन परिभाषा को भूलने का कोई चांस ही नहीं बनेगा। जिस तरह से हम इस परिभाषा को आपके दिमाग में सेट कर देंगे, आप लोग को देखने में इनकी परिभाषा बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इस तरह से माइंड में सेटअप करके हम याद करवा देंगे आपको कि आप कभी इन चीजों को नहीं भूल सकते हैं। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो आइए हम देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है।
जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण वायुमंडल में उपस्थित धूलकण से होकर गुजरती है तो धूलकण पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा पुनः उसी ऊर्जा को विकिरित करता है। तो इसी पूरी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए हमको माइंड में किस तरह से सेटअप करना है। तो हमको परिभाषा में है जब किसी प्रकाश स्रोत से, आप प्रकाश स्रोत के बारे में जानते हैं, या तो वो बल्ब हो सकता है या तारा हो सकता है। हम यहाँ किसी इंडिविजुअल का बात नहीं कर रहे हैं कि वो कृत्रिम प्रकाश स्रोत है या वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है। तो हम यहाँ समझेंगे जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, मान लीजिए यहाँ सूर्य को मान लेते हैं, सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें, तो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आएगी उसको पृथ्वी तक आने में बहुत सारे लेयर को उसको झेलना पड़ता है। ओजोन लेयर है, उसे उसके बाद बहुत सारे मंडल में बांटा गया है हमारे ब्रह्मांड को, उन सारे को उन्हें झेलना पड़ता है। तो हम बताएं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती है, वायुमंडल का आप लोग परिभाषा जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो ऐसे याद रखने आसान सा परिभाषा है कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसीय आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी, जिस पृथ्वी पर हम और आप रहते हैं, उसके चारों ओर एक गैसीय आवरण है। कई सारे गैस मिल करके एक आवरण यानी एक माहौल बना के रखा है, उन्हें ही हम गैसीय आवरण कहते हैं, यानी उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। तो इनका परिभाषा ऐसे याद रखना है, जब किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत सूर्य है, तो हम यही सूर्य एक प्रकाश स्रोत है, तो इससे प्रकाश क्या होगी निकल करके, मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूलकण से होकर गुजरती है, जब वायुमंडल से गुजरती है तो इस वायुमंडल में धूलकण भी उपस्थित है, यानी गर्दा जिसको कहते हैं अपना लोग, तो वो धूलकण जो मौजूद है। तो जब हम लिखाएं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए ये सूर्य प्रकाश स्रोत है, जब प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित, मान लीजिए इधर वायुमंडल है, वायुमंडल में उपस्थित धूलकण से होकर गुजरती, यानी धूलकण से होकर जब गुजरती है तो धूलकण के कण क्या करता है, पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। वो धूलकण छोटे छोटे कण होता है, वो पहले प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और पुनः उसी ऊर्जा को क्या कर देता है, विकिरित कर देता है, यानी फैला देता है। पहले तो वो अवशोषित करता है, अपने अंदर खींच लेता है, और पुनः उसी ऊर्जा को फैला देता है। तो इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए इसका परिभाषा कैसे याद रखेंगे। मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है, तो हम लिखा है जब किसी प्रकाश स्रोत से, एक ये प्रकाश स्रोत है, जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूलकण से होकर, यहाँ वायुमंडल से होकर गुजरेगा तो उसमें उपस्थित धूलकण होगा, धूलकण से होकर जब गुजरती है तो धूलकण के कण पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, पुनः उसी ऊर्जा को विकिरित करता है। तो इसी पूरी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऐसे याद रखना है, जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें वायुमंडल में उपस्थित धूलकण से होकर गुजरती है तो धूलकण के कण पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है तथा पुनः उसी ऊर्जा को विकिरित करता है। तो इसी पूरी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखिए परिभाषा याद रखना आसान है, जब आप इनको समझ के याद करते हैं, माइंड में सेटअप करके याद करते हैं, तो परिभाषा याद करने की चीज नहीं होता है। आप उन्हें एक बार या दो बार अच्छी तरह समझ ले तो आपको परिभाषा लिखने आ जाएगा। जिस प्रकार अभी हम ये परिभाषा बताएं कि किसी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत कोई भी हो सकता है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट यानी कृत्रिम प्रकाश स्रोत भी हो सकता है, और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत भी हो सकता है। तो बोले किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल, इस इन्वायरमेंट से होकर यानी वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण के कण पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तथा पुनः उसी ऊर्जा को विकिरित करता है। तो इसी पूरी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप लोग प्रकाश का प्रकीर्णन का डिफिनेशन अच्छी तरह याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ तो एक बार लिख लीजिए, 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखिएगा, आपको पूरी ये याद हो जाएगी।
तो अगर आप लिख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इस तरह के कई सारे परिभाषा हम इस तरह से आपको सेटिंग कर देंगे कि आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे इसी परिभाषा को लीजिए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें इस वायुमंडल से होकर गुजरती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण के कण पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है तथा पुनः उसी ऊर्जा को विकिरित करता है। तो इसी पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी यहाँ हम लाइट नहीं लिखे हैं, यहाँ आप लिख दीजिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें मेरे प्यारे दोस्तों। अब चैप्टर के मेन मुद्दा पर अब आ गए हैं। तभी से हम इसकी बेसिक जानकारियां प्राप्त कर रहे थे, क्या सब चीज प्रकाश क्या होता है, ये सारी चीज कहीं ना कहीं पीछे की और बेसिक जानकारी थी। अब चैप्टर के मेन मुद्दा पर आए, अब हम प्रकाश अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नहीं, अगर बिना उसकी जानकारी की अगर हम प्रकाश के परावर्तन को समझते तो वो अधूरा ही रहता और कोई भी विद्यार्थी उनको समझ पाते हैं, कोई छात्र उनको समझ पाते हैं और कोई छात्र उनको नहीं समझ पाते हैं। तो अब आए हैं चैप्टर के असल मुद्दा पर। तो अब देखिए, अब आया है प्रकाश का परावर्तन। तो अब इसमें हम हर चीज जान चुके हैं, प्रकाश क्या होता है, किरण क्या होती है, किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होती है, ये सारे चीज की जानकारी अब हमें प्राप्त हो चुका है। तो इन सब शब्दों की जब प्रयोग किया जाएगा तो हम वहां समझ जाएंगे कि किन चीजों के बारे में बात किया जा रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो हम लिखे हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी तल में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम इसका मतलब क्या समझे, जब प्रकाश की किरण, तो यहाँ आया प्रकाश की किरण की बात, तो हम प्रकाश की किरण का चर्चा हम पहले कर चुके हैं, उनकी डेफिनेशन भी आपको लिखा चुके हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि जब प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर गतिशील हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं प्यारे दोस्त। तो अब हम यहाँ से समझेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर, यही वो उसी का एक किरण किसी चिकना सतह से टकराकर पुनः उसी तल में जो लौट जाती है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है। ये प्रकाश का जो परावर्तन होता है, इनसे 2 नियम निकल के सामने आता है। ऐसा कौन सा 2 नियम सामने आता है वो आपको लिखा गया है यहाँ पर। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। तो यहाँ तो आप नहीं समझ पाएंगे दोस्त, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। तो पीछे हम इसके बाद जब हम पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम बताते हैं आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और अभिलंब क्या है। ये तीनों कहाँ किस तल में होती है। तो यहाँ केवल आप समझ लें कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, यानी ये तीनों जो है एक ही तल में होती है। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अब हम समझेंगे कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। तो इन सारे चीज को अब हम बारी बारी से समझते हैं। तो चलिए आगे हम समझ रहे हैं कि आपतित किरण क्या है और आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या है। तो इस प्रकार से आपको हम पूर्ण तसल्ली के साथ पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक हम छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरह से आप ऑफलाइन क्लास में जाके क्लास में पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक को, हर एक चीज को टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ एक भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, एक भी टॉपिक को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, हर टॉपिक को आपको लेके चलेंगे। तो अब आप हम समझते हैं कि आपतित किरण क्या होती है और परावर्तित किरण क्या होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करते जाएं। किरण क्या होता है, तो सबसे पहले आपतित किरण को समझने के लिए हमें इन फिगर को समझना होगा। मान लीजिए ये M और M' एक दर्पण है,
ये इसका एक साइड जो है चिकना है और एक साइड जो है कलर किया हुआ है। जिस तरफ से हम ये वाला चिन्ह लगा दिए हैं इसका मतलब उस साइड से कलर किया हुआ है और इस साइड से चिकना है नीचे वाली साइड से। तो प्रकाश का परावर्तन तब होगा जब चिकना सतह होगा। इससे पीछे हम प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा में हम लिखा है जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराती है तो पुनः उसी तल में लौट जाती है। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ समझिए दोस्त कि M और M' एक दर्पण है तो इसका एक सतह चिकना होगा और एक सतह कलर किया हुआ रहेगा। तो नीचे वाला सतह हम कलर चिकना है तो मान लीजिए एक हम प्रकाश स्रोत यहाँ रखे हुए हैं, मान लीजिए टॉर्च, और उनसे हम इस पे प्रकाश क्या कर रहे हैं, डाले। तो ये प्रकाश की किरण निकल के उस शीशे पर गया और वहां से टकरा करके इसी तल में लौट गया। तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए इसी परिभाषा से इन सारे चीज का, इसी फिगर से हम इन सारे परिभाषा को रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं आसानी से। देखिए किस प्रकार, मान लीजिए यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से क्या किए, प्रकाश की किरण यहाँ से हम दर्पण पर भेजे और दर्पण पर टकराने के बाद क्या हुआ, उसी तल में ये, यानी तल का मतलब जिस तल में भेजे उसी तल में, मान लीजिए ये दो तल में बढ़ जाता, मान लीजिए कोई शीशा है तो दो तल में बढ़ जाता है, एक शीशा का आगे होता है, एक शीशा का पीछे का तल होता है। तो देखिए जिस तल आगे ही गया और आगे ही वो फिर रिटर्न हो गया तो उसी तल में रह गया, अभिलंब भी उसी तल में है, यानी ऊपर कुछ भी गया नहीं। तो इसी को कहते हैं, पहला नियम जो लिया गया है प्रकाश के परावर्तन का वो यहीं से वो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में होती है। और एक सबसे पहले अब हम इसमें बारीकी से हम सारे परिभाषा को समझेंगे सब। तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ से आप समझ गए, किसी चिकने सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, यानी परावर्तन के बाद उसी तल में लौट जाती है। तो इसी घटना को जब किसी चिकने सतह पर टकराने वाली प्रकाश की किरण उसी तल में लौट जाती है तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ आपतित किरण ये गया और इसी तल में लौट करके वो रिटर्न आ गया, तब उसको हम बोले परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या खींचा गया है, एक अभिलंब खींचा गया है, यानी आपतन बिंदु पर, यहाँ इसी को कहते हैं आपतन बिंदु। अब हम बारी बारी से इन परिभाषा को समझेंगे। सबसे पहला लिखे हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे, यानी किसी प्रकाश स्रोत से चिकने सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए ये टॉर्च है तो ये भी एक प्रकाश स्रोत है, या रेजर लाइट है वो भी प्रकाश स्रोत है। किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी उस चिकने सतह पर जो जाने वाली ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश स्रोत से चिकने सतह पर जाने वाली प्रकाश को हम आपतित किरण कहते हैं। यानी आने वाली किरण को, प्रकाश की जो किरण है उसी को हम आपतित किरण कहते हैं। यानी किसी प्रकाश स्रोत से चिकने सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जिस तरह से यहाँ मान लीजिए O है, यहाँ P है और O है, तो यहाँ P बिंदु से O, यानी यहाँ हो जाएगा तब PO, P से O की ओर आपतित किरण यानी किरण हम भेजे हैं। तो हम किरण को किस तरह से दिखाते हैं, पहले हम बता चुके हैं कि किरण को लाइन सेगमेंट के द्वारा यानी रेखाखंड के द्वारा दिखाते हैं और इससे पता चल जाता है कि किधर से किधर प्रकाश स्रोत है और किधर प्रकाश जा रही है। यानी P बिंदु प्रकाश स्रोत है और O की तरफ प्रकाश जा रही है, यानी P से O की तरफ प्रकाश जा रही है। इसी को कहते हैं आपतित किरण। अब हम समझेंगे आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो चिकने सतह पर, यानी किसी चिकने सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण आकर टकराती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक आपके पास दर्पण है, ऐना है, उस पर किसी रेजर लाइट से आप रोशनी भेज रहे हैं। मान लीजिए यही आपका ऐना है और इस पर रेजर लाइट से यहाँ से रोशनी भेज रहे हैं, तो किसी न किसी बिंदु पर तो वो रोशनी पड़ता होगा ऐना की किसी न किसी बिंदु पर। उसी बिंदु को दोस्त हम कहते हैं आपतन बिंदु। उसी बिंदु को क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु। यानी जिस बिंदु पर वह पड़ता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो परिभाषा देखिए हम लिखाए हैं
कि चिकने सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण आकर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। यानी चिकना सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण क्या होती है, आकर टकराती है, उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। यानी चिकने सतह पर वह बिंदु जहां आपतित किरण आकर टकराती है, ये चिकना सतह है, इस पर यह वह बिंदु है जहां यह आपतित किरण जाके टकराया है, उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस फिगर के अनुसार चले तो ओ बिंदु जो है वो आपतन बिंदु है, क्योंकि आपतित किरण जो है ओ पर जाके टकराई है। मान लो ऐना हम लिए, ऐना पर हम क्या किए, रोशनी डाले, ऐसे हम रोशनी डाले तो जहां वो टकराया उसे ही हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करते चलें। आपको हर चीज हम यहाँ बारीकी से समझा देंगे, यानी आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दोस्त आइए मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्र, आज हम बताने जा रहे हैं अब हम बताने जा रहे हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ये परावर्तित किरण क्या होता है, तो हम बताए थे कि सारा डिफिनेशन इन्हीं फिगर से हम ड्रॉ कर लेंगे, कह देंगे कि ये फिगर अगर हमारे माइंड में सेटअप रह गया तो हम सारा डिफिनेशन इसी फिगर के माध्यम से कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लिखे हैं, जब आपतित किरण किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी तल में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। यानी आपतित किरण जो है किसी चिकने सतह से टकराने के बाद जब पुनः उसी तल में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देखिए दोस्त, यहाँ से आपतित किरण हम भेजे, इस चिकने सतह पर यहाँ टकराया, इस जिस सतह पर टकराया उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, इसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आप जहां टकराया और पुनः जो उसी तल में लौट गया उसे ही हम परावर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यानी आपतित किरण परावर्तन के बाद जब उसी तल में जो लौट जाती है उसे ही हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो परिभाषा में लिखे हैं, जब आपतित किरण किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी तल में लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब हम समझ गए परावर्तित किरण और आपतित किरण क्या है। आपतित किरण किसको कहते हैं, जब हम प्रकाश की किरण को हम भेजते हैं किसी दर्पण पर तो उस भेजने वाली जो किरण होती है उसे ही आपतित किरण कहते हैं। और ये भेजने वाली किरण जब उस दर्पण पर पड़ने के बाद वो जो रिफ्लेक्स होके यानी परावर्तित होके लौट जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद हमको समझना है कि ये अभिलंब क्या होता है। तो इनसे पहले हम समझे थे आपतन बिंदु किसको कहते हैं, तो आपतित किरण जिस बिंदु पर चिकने यानी दर्पण के जिस बिंदु पर या चिकने सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण जाके टकराती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। तो हमें यही याद रखना है, यहीं से कहेंगे अभिलंब किसको कहते हैं, उसका अंग्रेजी नॉर्मल होता है। तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर जो हम लंब डाल देते हैं उन्हें ही हम अभिलंब कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पर हम एक लंब खींच दिए जिसे अभिलंब कहते हैं। लंब क्या होता है, यानी किसी रेखा पर लंब खींचने का मतलब वो दोनों तरफ अगर 90 डिग्री का कोण बन जाए तो उन्हें ही अभिलंब कहते हैं। यानी लंब के इधर भी 90 इधर भी 90 यानी सीधी रेखा जब हम खींच देते हैं तो उन्हें ही अभिलंब कहते हैं। तो आप अभिलंब समझ गए होंगे। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किस चीज से सूचित करते हैं दोस्त, n के द्वारा। n जब लिख दिया जाए तो हम समझ जाते हैं कि इनकी चर्चा कर रही है, अभिलंब की चर्चा कर रही है। तो अगर आप इस चीज को लिख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं। अगर हो, मैं आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
तो आइए एक बार और समझ लेते हैं परावर्तित किरण क्या होता है। जब आपतित किरण किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी तल में लौट जाती है तो उसे ही परावर्तित किरण कहते हैं। यह आपतित किरण है, इस चिकने सतह से टकराकर पुनः इसी तल में, देखो जिस तल में गया था नीचे वाले तल में था उसी तल में लौट गया, इसे ही हम परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या होती है? आपतन बिंदु पर जो हम लंब डालते हैं उन्हें ही अभिलंब कहते हैं। तो ठीक है, आगे हम समझेंगे। दोस्त पढ़ते हैं हम आपतन कोण इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। आपतन कोण क्या होता है? तो इन फिगर में आप देख सकते हैं ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब को आप देख रहे हैं फिगर में। इन दोनों के बीच जो ये कोण बना हुआ है, दो रेखा के बीच कोण का निर्माण होता है। तो उन दोनों के बीच जो कोण का निर्माण होता है, जिस तरह से ये दोनों के बीच ये कोण का निर्माण हुआ है, इसे ही हम कहते हैं आपतन कोण। यानी आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। जैसा कि आप परिभाषा में देख रहे होंगे, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे जो है आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किस चीज द्वारा सूचित किया जाता है दोस्त? आई द्वारा हम इसे सूचित करते हैं। कोण आई द्वारा इसे सूचित किया जाता है। तो अब हम देखना है परावर्तन कोण क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो वैसा ही परावर्तित किरण है ये, और ये क्या है? अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है प्यारे दोस्त, उन्हें ही हम परावर्तित किरण कहते हैं। यानी आप परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्सिव रे और अभिलंब यानी नॉर्मल के बीच जो कोण का निर्माण होता है उसे ही हम परावर्तित किरण करते हैं। यानी परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसे कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो अभी तक हम जितनी भी परिभाषा लिखाए हैं, आप केवल ये फिगर माइंड में सेट कर लें तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा ऐसा फॉर्मूला। देखिए किस तरह से हम सारे चीज को इसी फिगर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन बताएं। तो हम प्रकाश के परावर्तन में बताए थे, जब कोई किरण, प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी तल में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। उसके बाद हम लिखाए थे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब। यहाँ देखा जाए तो तीनों एक ही तल में है, दूसरा तल में कुछ है नहीं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होती है। और दूसरा नियम हम बताएं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना आपतन कोण बनता है उतना ही परावर्तन कोण। अगर कह दिया जाए कि आपतन कोण 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगी? 50 डिग्री होगी। अगर कह दिया जाए आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगी? 30 डिग्री होगी। तो वही कह रहे हैं कि आपतित किरण जो है परावर्तित, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण को आई द्वारा सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर द्वारा। तो वहां लिखे थे कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। उसके बाद हम समझे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो यहाँ फिगर से आप समझिए, किसी प्रकाश स्रोत से या प्रकाश की किरण जो हम दर्पण पे यानी चिकने सतह पर भेजते हैं, तो किसी प्रकाश स्रोत से चिकने सतह पर आने वाली प्रकाश की किरण जो है, इस चिकने सतह पर जो ये आने वाली प्रकाश की किरण है, इसे ही आपतित किरण कहते हैं। जब आपको परावर्तित किरण का बात किया जाए तो हम कह सकते हैं आपतित किरण चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी तल में जो लौट जाती है उसे ही हम परावर्तित किरण कहते हैं। यानी देखो यहाँ से गया और यहाँ टकराया इस बिंदु पर, ओ बिंदु पर, और यहाँ से क्या हुआ? ये लौट गया। तो इसे ही हम कहते हैं परावर्तित किरण।
तो अब हम आपतित किरण और परावर्तित किरण को समझ लिए। अब हमें समझना है नॉर्मल किसे कहते हैं यानी अभिलंब किसे कहते हैं। तो सीधा आप समझेंगे इनको कि आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु, इससे पहले हम आपतन बिंदु का चर्चा एक बार कर देते हैं। आपतन बिंदु क्या है? तो आपतित किरण चिकने सतह पर जिस बिंदु पर पड़ता है, देखिए मान लीजिए ये कोई चिकना सतह है, इधर से चिकना सतह है, मान लीजिए आपतित किरण गया और यहां पर गया, तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। अगर आपतित किरण जाकर के यहां मिल गया तो इस बिंदु को आपतित किरण कहेंगे। यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराता है यानी चिकने सतह के जिस बिंदु पर टकराता है उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतन बिंदु समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि अभिलंब क्या होता है। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो आप आपतन कोण समझ लिए। आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे मेरे प्यारे छात्र अभिलंब कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। यानी इसे R द्वारा डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो मैसेज यानी कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें या कमेंट कर दें, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के उस डॉट को हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं परावर्तन कोण। आप समझ गए कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे ही हम परावर्तन कोण कहते हैं। अगर आप ये लिख लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हम इसी तरह से पूरा चैप्टर जो है हम क्लियर, यानी ये नहीं कि कोई पॉइंट छोड़ के हम एक चैप्टर में खत्म कर दिए और कई सारे पॉइंट को हम छोड़ दिए, ऐसा हम नहीं पढ़ाएंगे। हम बताएं कि जिस तरह से आप ऑफलाइन क्लास में जाके कहीं क्लास करते हैं उसी तरह से हम यहाँ आपको सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और पूरा समझाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज़ पढ़ाएं और आप समझ ही नहीं पाए। पढ़ाने का सही मतलब होता है कि आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए। अब आगे की क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो इससे आगे का हम कवर करेंगे, ताकि एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा आप पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इससे आगे जब हम पढ़ाने जाएंगे तो इसी से यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद से ही टॉपिक आप प्रतिबिंब आएगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है किसी भी दर्पण में, तो ये हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। उसका भी हम इसमें दे देंगे। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपका होम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है।